सो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकांतो शर्मा और आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं उस इंसान की जो एक टीचर हैं और इस कांकीनाडा एरिया में 5 से 10 क्लास के लड़के को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सो आज मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूं मोनू साओ जी का, जो काफ़ी एक विख्यात टीचर बन चुके हैं। सो मोनू जी नमस्ते। और आज जो पॉडकास्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है, कैसा फील हो रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं अपनी बातों को सभी के समक्ष रख पाऊंगा आपके माध्यम से। इससे मेरे लिए बड़ी बात क्या हो सकती है। पहले वाले जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। स्टार्ट कब से किया, कितने साल पहले से आपने शुरुआत किया और कौन कौन से बच्चे आपके साथ पढ़ने में जुड़ना स्टार्ट की? मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके पहले से मैं कोचिंग पढ़ाता था। पहले मैं ICSE, WBSC, WBCHSC और KB के बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन मैं देखा कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, भाटपाड़ा क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जूट मिल में काम करते हैं। जूट मिल में काम करने के कारण उनके पास इनकम का माध्यम बहुत कम होता है और हमारे यहाँ का जूट मिल राजनीतिक पर्पस के कारण बोलिए या कच्चे माल का पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण जूट मिल हमेशा बंद हो जाता है, जिसके कारण बच्चों के माता पिता बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि मेरे बच्चों का शिक्षा कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं बच्चों को शिक्षा में सहयोग कर पाऊँ, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ हम लोगों ने देखा कि शिक्षा जो है हमारे लिए, जैसे जीवन में जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, एक मनुष्य के लिए अभी सबसे ज़्यादा शिक्षा जरूरी है। तो मैं देखा कि मैं शिक्षा के माध्यम से कैसे अपने समाज में लोगों को योगदान दे सकता हूँ। तो मैं पहले अपना जो कोचिंग है, मैं बहुत छोटे जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। जो बच्चे हैं वो कितने क्लास के थे? में जब शुरू किया था तो मैं 9-10 के बच्चों को पढ़ाता था। और मैं पढ़ाना कैसे शुरू किया, जैसे 7 स्टूडेंट थे, वो लोग कोई फुचका का काम करते थे, फुचका दुकान में जाते थे, कोई जूट मिल में काम करते थे। उन्हें डर लगता था कि मैं कैसे अपने माध्यमिक एग्ज़ाम को मैं पास कर पाऊँगा। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश सही से नहीं पढ़ पाते थे। तो मैंने उन लोगों को बोला कि बाबू, अगर प्रयास किया जाए तो आप ज़रूर अच्छा कर सकते हो। तो मैं क्या होता था, उस समय अपना भी पढ़ाई करता था, मेरा BSc का भी पढ़ाई रहता था RBC कॉलेज में। तो पहले हमारे घर के पास एक चिप्स फैक्ट्री था, तो वहाँ पे बच्चों को मैं रात को पढ़ने के लिए बुलाता था और उनके साथ मैं रात को अपना पढ़ाई करते करते उन लोगों को पढ़ाई को कंप्लीट करवाता था। सुबह उन लोगों को फिर 3 बजे मैं उठाता था, क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से हैं, कहा जाता है कि सुबह सुबह पढ़ने से माँ सरस्वती का आपके ऊपर वरदान होता है और आप कोई भी चीज़ को बहुत जल्द लर्न कर पाते हो। कि आप सुबह उठते हैं और बहुत ही ये अच्छी बात है और काफ़ी माइंड को भी बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है और उस समय पढ़ाई करना बहुत ही अच्छी बात होती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब बच्चे आते थे तो कोई ना कोई तो आपका वो फैक्टर देखते होंगे बच्चे, कि आप कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का टेक्निक कैसा है, या फिर आप उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोत्साहन देते होंगे। तो कौन सा ऐसा चीज़ था जिससे बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट होते थे? देखिए, सबसे पहले बच्चों को हमें समझना पड़ता कि बच्चे हैं कैसे, उनका लेवल क्या है। हर कोई का अपना एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होता है। कि जैसे मैं एक छोटे बच्चों को बोलूँगा कि बेटा आपको ये वज़न उठाना है, तो कोई 5 kg उठाएगा, कोई 10 kg, कोई 15 kg। लेकिन पहले उसकी क्षमता को मैं पहचानूंगा, उसके बाद उसका मैं प्रिपरेशन कराऊंगा कि पहले इसको क्या मैं 30 मार्क्स का सिखाता हूँ, फिर 50 मार्क्स का, फिर 70 मार्क्स का। जो जैसा जिसका कैपेसिटी है, उसको कौन सा प्रश्न को कैसे समझाना है। अगर उसका हिस्ट्री में रुचि ज़्यादा है तो हिस्ट्री में मार्क्स अगर हम उसका ज़्यादा बनाते हैं, तो अगर उसका मैथ्स अगर वीक है तो मैथ्स में जो एग्ज़ाम में आने वाले सम है उसको मैं सरलता से एग्जाम्पल देके उसको कैसे समझाऊँ कि वो मैथ्स से डरे नहीं। जैसे हमारे क्षेत्र में बच्चों को मैथ्स से और फिजिकल साइंस से बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि ये फिजिकल साइंस में न्यूमेरिकल है। बहुत सारे बच्चे तो 10th क्लास में पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, उनको पता ही नहीं कि न्यूमेरिकल होता क्या है। बहुत सारे बच्चे 11th 12th में चले गए, अगर उनको एक पेंसिल
पेन और एक पेज दे दिए, एक लेटर या एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, वो लिख नहीं पाएंगे, वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। लेकिन उन बच्चों की कमी नहीं है, मतलब उसमें मैं मानता हूँ कि टीचर्स की कमी है, क्योंकि टीचर्स के पास पेरेंट्स बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि आप उनके कमी को देख के उनमें निखार ला पाइए। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बहुत किस्म के बच्चे आते हैं। मान लीजिए कि 5 क्लास का एक बच्चा है और वही बच्चा अपने कंपेनियन के साथ अगर कंपेयर करे, जैसे कि वो डल है या फिर कोई इंटेलिजेंट है, तो आपका क्या रहता है कि आप तो वो 50 बच्चों को लेकर चलेंगे, तो आप जो डल बच्चे हैं उसको किस तरीके से ट्रेन करते हैं और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे मैं सम बनाने दे दिया, उसमें से जो बच्चे वो सम को सॉल्व कर पाए तो वो इंटेलिजेंट है या वो इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन जो सॉल्व नहीं कर पाए तो वो तो इंटेलिजेंट बन नहीं सकते, और पहले तो वो डर गए और वो जाके वो अपना 100% वहाँ पे दे नहीं पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने और माता पिता के कारण मैं इस फील्ड में आया, और जो बच्चे को लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ और मैं उसको बेहतर करवाता हूँ, और वो बेहतर किए भी। मैं अपने 12 साल 13 साल की जर्नी में ये देखा, बहुत सारे बेहतर किए भी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे एसएससी जीडी में डिफेंस में गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं 12 तक पढ़ाता हूँ, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर टीचर को पढ़ाने के साथ साथ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बच्चों से हटकर थोड़ा पेरेंट्स की ओर जाते हैं। जैसे कि कोई भी एडमिशन होता है तो पेरेंट्स भी उसमें साथ में भाग लेते हैं कि हाँ आप इस टीचर के पास चले जाओ, उस टीचर के पास चले जाओ। तो आपका क्या पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन होता है कि मेरे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं, और पेरेंट्स क्या आपसे पूछते हैं फर्स्ट टाइम में जब वो मिलते हैं? तो ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा आप डील कीजिए। जैसे देखिए, कोई भी पेरेंट्स अगर कभी आते हैं तो कोई स्टूडेंट के थ्रू आते हैं, कोई टीचर्स के थ्रू आते हैं। जो टीचर्स के थ्रू आते हैं उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है, लेकिन जो स्टूडेंट के थ्रू आते हैं, पेरेंट्स जो आते हैं, वो जब आते हैं तो पिछले साल का रिजल्ट देखते हैं, पिछले साल के रिजल्ट के साथ, और वो जिस क्षेत्र में रहते देखते हैं। ये बच्चा तो पहले देखते थे कि ये गलत लोगों के साथ रहता था, जैसे गलत उसका बिहेवियर था, लेकिन जब उस बच्चों के अंदर आप बदलाव ला दीजिएगा तो उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं, आसपास के जो लोग हैं, बोलते हैं ये बच्चा कहाँ पढ़ता है, इसके अंदर व्यवहार आ रहा है, मतलब व्यवहार में बदलाव आ रहा है, इसके मार्क्स में बदलाव आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक बच्चा अपना पूरा साल मेहनत नहीं करता, उसके साथ साथ उसके माता पिता, उसके शिक्षक, ये अगर 3 लोग मिलकर मेहनत करते हैं तब बच्चों में बदलाव आता है। तो मैंने जहाँ तक समझा कि बच्चे पढ़ते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनमें डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और साथ में उनके पेरेंट्स कैसे उनको गाइड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है अच्छा मार्क्स लाने में और अच्छे स्टूडेंट्स बनने में। अच्छे बच्चों के पीछे पढ़ते हो तो बच्चे क्या करेंगे, आपके प्रति नेगेटिविटी निकालेंगे। आपका कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स को बोलेंगे। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, पहले आप टीचर्स से मिलिए, माता पिता उनके, और टीचर्स का क्या देखिए कि उसका टीचर कैसा प्रिपरेशन करा रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा है, क्या टेस्ट लिए हैं। और मैं अपने बच्चों को ऐसा तैयार कराता हूँ, जो पढ़ाता हूँ और उसका स्किल सामने रखता हूँ, और बच्चे अपने माता पिता को करके दिखलाते हैं। लेकिन मैं एक बार बोल देता हूँ, सभी बच्चे वैसा नहीं कर पाते हैं। मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को जोड़िए। पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं सीखने या फिर कहीं पढ़ने या फिर स्कूल में भी जाते हैं, उनको मंथली बेसिस पर जानिए कि वो कैसा स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अच्छे से सीख रहे हैं या फिर उनका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे खेलेगा कूदेगा तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो संसार मोड़ ले रहा है वो खेलने कूदने पर भी बेस करके अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम लोग जानते हैं अच्छा जॉब के लिए आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए। और मैं सारे पेरेंट्स से कहता हूँ, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, इंडोर और आउटडोर बहुत सारे गेम हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। थोड़ा सा ये सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। पहले क्या होता था, ये सोशल मीडिया था नहीं,
अगर बच्चों को खेलना भी होता था तो वो फिज़िकल चीज़ों के साथ खेलते थे, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब गेम से खेलते थे। उनका शारीरिक व्यवहार भी बहुत अच्छा होता था। दौड़ने की चीज़ें, ये जो हार्ट की चीज़ें रहती है वो भी बहुत अच्छी होती थी, और पढ़ाई में भी मन लगता था। एक बोल सकते हैं कि टाइम लैप्स का चीज़ आ जाता था। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया कुछ अलग ही कंडीशन वो करता जा रहा है। एक तो बच्चों लोगों का माइंड बिहेवियर एकदम लो कर दे रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो रील्स वाला बिहेवियर है बच्चों के साथ चलता जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं पढ़ाई के साथ जोड़कर? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का इसमें गलती है। पेरेंट्स को बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए। मेन है कि फ़ोन तो बनाया गया है अच्छे के लिए, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ये मिसबिहेव कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ़ोन अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है, और स्टूडेंट को कैसे गाइड करना चाहिए कि फ़ोन आप अच्छे के लिए यूज़ करो? देखिए, फ़ोन तो अभी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अगर हम अभी का जो जीवन जी रहे हैं और अभी एआई का समय है, और इस मॉडर्न समय में फ़ोन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का अगर नेगेटिविटी मैंने कहा तो उसका बहुत सारा पॉजिटिविटी है। इसलिए ईच एंड एवरी पर्सन फ़ोन को कैरी कर रहा है, अपने पास फ़ोन रख रहा है। एक से दूसरे लोगों को जोड़ने का माध्यम है फ़ोन। जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट्स लगा, कोई प्रोजेक्ट वर्क लगा, लेकिन पेरेंट्स को उस तरीक़ा से अपने बच्चों को मतलब डील करना पड़ेगा कि बेटा आप मेरे साथ बैठो, आपका क्या प्रोजेक्ट है, आपको क्या पढ़ना है, आपको यूट्यूब से क्या जानना है, आप किस फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या स्पोर्ट्स में आप क्या स्किल देखना चाहते हो, क्या किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देखना चाहते हो, ना कि गेम्स की तरफ, ना फ्री फायर की तरफ, ना रील्स की तरफ। तो ये चीज़ मैंने जाना कि जो भी लोग रील्स बनाते हैं या फिर ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं, पहले आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखें कि वो कितना मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप पढ़ने आते हो और बहुत ही उन्नत बनने के लिए आते हो, तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि फ़ोन का यूज़ आप अच्छे चीज़ों में करो। जैसे एआई आ गई है आज के डेट में, एआई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। एआई से लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा बिहेव मत करो कि आप एआई से ही सब कुछ जान लो, एआई से ही आप नोट्स बना लो। लेटर लिखना है तो आप एआई से ही यूज़ करो उसका, ऐसा मत करो। आप जो लर्निंग पीरियड है, 5 से 10 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका एक लर्निंग पीरियड आता है, तो उसमें आप सभी कुछ जानो, और उसके बाद जब बड़े होते हो तब एआई का अच्छे से यूज़ करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई सम है उसको लिए, सॉल्व किए और बना के चले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं। और मेरे पास मतलब जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनके बारे में पूरा जजमेंट कर लेता हूँ, वो कैसा है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या। मतलब अब जैसे ये था कि मान लीजिए कोई आप होमवर्क दिए और बच्चे कोई एआई से वो होमवर्क क्रिएट करके लाते हैं आपके पास, तो आप तो जज भी नहीं कर पाओगे उसको। नहीं, जज कर पाते हैं। क्यों? देखिए, जो आप सॉल्यूशन बच्चों को हम लोग बोर्ड पे कराते हैं, जो हम लोग बच्चों को, जो कमज़ोर वीक बच्चे होते हैं उनको हम लोग कॉपी पे करवाते हैं, और जो फ़ोन का होता है, फ़ोन का जो सम होता है या कोई वेबसाइट का सम होता है वो वेबसाइट की तरह होता है। तो मैं उन सभी चीज़ों को समझ पाता। तो मैं पेरेंट्स को ये बतलाना चाहता हूँ, आप बहुत मेहनत करते हो, चाहे जूट मिल में हो, चाहे कहीं शॉप में हो, या किसी के दुकान पे हो, या बहुत सारे ऑटो चलाते हैं, बहुत सारे लोग केटरिंग का काम करते हैं। आपका पैसा बहुत मेहनत से आता है। आप अपने बच्चों के साथ डेली क्या करिए, कम से कम ड्यूटी से आते हैं तो शाम को बैठिए, बच्चा क्या पढ़ रहा है सामने उसको बोलिए बेटा आप बोल के पढ़ो। मान लीजिए आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन आप तो सुन सकते हैं, आप तो सुन सकते हैं कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। एक अपना बैच का शेड्यूल बता दीजिए कि कब से कब आप करते हैं और कितना व्यस्त रहते हैं आप। देखिए, ईश्वर की कृपा से मैं सुबह 6:30 से मतलब 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगातार पढ़ाता हूँ। मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं कि तुम दोपहर के समय थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। मैं इसलिए पूरा बिजी रहता हूँ कि मैं 5 से 12 तक को पढ़ाता हूँ। जब आपके सोशल मीडिया में देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि आप एक रैली निकाल रहे थे बच्चों का। 2 लाइन था, 3 लाइन था, और एक बड़ा सा रैली चल रहा था। वो कौन सा रैली था? चंद्रयान हुआ था या कोई भी हमारे सोल्जर के फेवर में। तो मैं वैसे क्या करता हूँ, समाज में लोगों को मोटिवेट करने के लिए रैली निकालता था। तो लोग देखने लगे कि मेरे पास लोग बहुत जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग मुझे बोलने लगे कि आप इस पार्टी से जुड़ो, इस पार्टी से जुड़ो।
तो उन लोगों को मैंने जुड़ने के लिए धन्यवाद बताया कि उन लोगों ने मुझे उस योग्य समझा। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक को, अभी मैं शिक्षा पर ध्यान दे रहा हूँ, मुझे राजनीति से अभी जुड़ने का सही समय नहीं राजनीति है। क्या होता है तो कि इसके कारण आपके एम को चेंज कर देता है। और मैं अभी ठाना हूँ कि भाटपाड़ा का हर गरीब से गरीब बच्चा, कोई अगर फुचका दुकान में काम करता है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई होटल में, कोई साइकिल दुकान में। आप तो जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, बच्चे को काम करने का उम्र कितना है, लेकिन उससे कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ मैं देखता हूँ तो दुख होता है, लेकिन मैं जितना प्रयास हो सकता है शिक्षा से मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। एक चीज़ मैं बताता हूँ इकोनॉमी के माध्यम से, कि जितने भी देश तरक्की करते हैं वो आपको क्या लगता है कि पैसे आते हैं तब तरक्की करते हैं? ऐसा नहीं होता। जितने भी देश तरक्की करते हैं वो अपना बेसिक चीज़, जैसे बच्चों को पढ़ाना, कल्चर को ठीक करना, उन सभी से ही वो तरक्की आगे बढ़ती है। एंड सेकेंड चीज़ है टेक्नोलॉजी। जब बच्चे पढ़कर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करते हैं और उस टेक्नोलॉजी से कुछ नया एम दे के क्रिएट करते हैं, तभी देश आगे बढ़ता है। तो पहली चीज़ तो रहेगी कि आप अपने बच्चों को बेसिक पढ़ाई पढ़ाइए एंड देन आगे की ओर बढ़ाइए। तो मैं इस क्षेत्र में जहाँ तक देखा हुआ हूँ कि 3 तरीके के बोर्ड होते हैं। WBSC यानी वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड होता है, सेकंड बोर्ड आ जाता है CBSC का, थर्ड है ICSC का। तो आप कौन से बोर्ड्स को ज़्यादा महत्व देते हैं? मैं WBSC को और WBCHSC को महत्व देता हूँ। मेरे जो पहले के बच्चे जिनको मैं CBSC और ICSC के बच्चों को पढ़ाता था, मैं ज़्यादातर पहले होम ट्यूशन पढ़ा के अच्छा अर्निंग कर लेता था। लेकिन जब मैं WBSC के बच्चों को पढ़ाने लगा तो उनको तो पढ़ाता हूँ, उनके साथ मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इनकम अच्छा नहीं है, वो कहीं पार्ट टाइम करके पढ़ाई करते हैं। तो मैं जो है ना अपना सारा समय WBSC में इन्वेस्ट कर दिया हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारे बच्चे निर्भर हैं जिनको मुझे सफल करवाना है। ये एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जो पहले के ज़माने में था कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर आ रहे हैं, वो सभी को नॉलेज दे रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं बच्चे। अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर चुका है, AI का भी दौर चल रहा है, काफ़ी स्पीड मेंटेन हो रही है वो टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट स्कूल जो है वो उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते जा रही है। आपको क्या लगता है कि एक डिजिटल बोर्ड का इन्वेंशन हुआ है तो उसको साथ में रखा जाए, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अभी डिजिटल समय में बच्चों को डिजिटल से जोड़ना बहुत जरूरी है। आज हमारे घर में सभी के पास, एक कम से कम आय करने वाले लोगों के पास भी स्मार्टफोन है। फ़ोन उनके यूजर्स के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, मतलब बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले अपने चैनल को मतलब सब्सक्रिप्शन देते हैं, ऑनलाइन लेके आप इंडिया के बेहतर टीचर से पढ़ाई कर सकते हो। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये जो टैब निकला हुआ है, टैब और ये डिजिटल बोर्ड, मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाए जा सकते हैं। जो चैप्टर्स होते हैं बुक के, जो चैप्टर्स, वो डायरेक्ट आप डिजिटल बोर्ड में दिखा के उनको एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये वीडियो किस तरीके का है। यस। और आप उसको 3D मॉडल में भी बता के उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्यूशन ऐड करके आप बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को जैसे मान लीजिए ना हम लोग पढ़ा रहे APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और जो पहले का बुक है उसमें जो प्रिंट है वो उस तरह का बेहतर प्रिंट नहीं है। तो अभी बहुत सारे बच्चों को हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे देश के नायकों, हमारे देश के नेताओं, हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन का अगर इमेज दिखाया जाए तो बहुत बच्चे पहचानते नहीं हैं। लेकिन उनको अगर डिजिटल माध्यम से दिखाया जाए फॉर्मूला का सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे, मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, या मान लीजिए कोई मतलब पॉलिटिकल जैसे पार्लियामेंट के बारे में, या मान लीजिए हम लोग अपने देश की कैपिटल के बारे में, ऐसा स्ट्रक्चर जो सोच नहीं सकते। हाँ। लेकिन उसको 3D मॉडल से अगर बता दिया जाए बिल्कुल तो काफ़ी आसान होता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट तो काम करती ही है लेकिन और प्रयास कि मतलब गरीब से गरीब बच्चे को बेहतर बनाया जाए, यही हमारे समाज का मेन मोटिव होना चाहिए। कि मैं CBSC का देखता हूँ और ICSC का देखता हूँ कि स्कूल्स में आधा से ज़्यादा पढ़ाई हो चुका होता है। टीचर्स क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ गाइड करें कि यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए। तो ये बेहतर रहता है या फिर पूरा जो WBSC का वो चीज़ रहता है वो बेहतर रहता है? देखिए मैं बता रहा हूँ,
हमारे जो बोर्ड है WBBSC, उसमें बहुत सारे स्कूल हैं जिनके बच्चे टॉप करते हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हैं, लेकिन हमारा स्कूल, इस क्षेत्र का स्कूल को भी उस तरह किया जा सकता है। वैसे टीचर हैं, लेकिन वैसा सिस्टम क्या होता है, बच्चे नहीं जा रहे हैं कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं कि बीच में मिड डे मील का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये पाँच क्लास का जो एडमिशन होता है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले क्या होता था ना कि एग्ज़ाम होता था, तो बच्चे का एग्ज़ाम होता था तो वो होता था कि मुझे इस स्कूल में जाना है। कोई डिस्टेंस के आधार पे अपने बच्चों को भेजता है, कोई डिसिप्लिन के आधार पे, और कोई शिक्षा के आधार पे। सभी पेरेंट्स का अपना अलग अलग डिसीजन होता है। तो अभी हो गया लॉटरी सिस्टम। तो मुझे लगता है, ये मेरा राय है, देखिए आप बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मुझे देख रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनफेयर होता है। अगर मान लीजिए एक इंटेलिजेंट बच्चा है, यस, वो एग्ज़ाम के तौर पर अपना सीट रिजर्व कर सकता है वहाँ पे, लेकिन लॉटरी होती है और वो इंटेलिजेंट बच्चे को अपना मन पसंद स्कूल नहीं मिल पाता है, और उसका वहाँ पे मोरल डाउन हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि प्रतियोगिता होना चाहिए जीवन में, हर जगह, हर पल और हर क्षण प्रतियोगिता होना जरूरी है। आप 5 से 10 तक का मेनली पढ़ाते हैं और 11 और 12 का आर्ट्स ग्रुप को कवर करते हैं। यस। तो 10 क्लास जो एक रहता है बैरियर क्रिएट करता है, या फिर बॉर्डर आप बोल सकते हैं 10 क्लास के बच्चों को, कि वहाँ से एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और तब वो 11 और 12 में जाते हैं और अपना स्ट्रीम कवर करते हैं। तो 10 क्लास के बच्चों को आप कौन सा बूस्ट देते हैं जिससे कि वो अच्छे मार्क्स ला सकें? मैं सबसे पहले मैं बतलाता हूँ, मैं बच्चों को क्षमता को देखता हूँ। और मैं, जब मेरे पास बच्चे 9th क्लास में ही होते हैं तो मैं उनसे जानता हूँ, और जो नहीं बतलाते हैं उनसे मैं पूरे जानने की कोशिश करता हूँ कि बेटा आप बनना क्या चाहते हो। पहले उनका रुचि और इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आप साइंस की तरफ हैं तो मैं बच्चों को फिजिकल साइंस, मैथ और लाइफ साइंस बोलता हूँ कि इसमें आपको बेहतर से बेहतर, अगर 1 मार्क्स भी कम आता है तो आपकी कमी है और मेरी भी कमी है, मैं ये कहता हूँ। उसके बाद और बच्चे को डिफेंस क्षेत्र में जाना है तो बहुत सारे लोग आर्ट्स की तरफ जाते हैं, बहुत बच्चे को बिजनेस की तरफ जाना है वो कॉमर्स की तरफ जाते हैं। तो उनके पहले मोटिव को जानता हूँ और उनका इंटरेस्ट देखता हूँ। और बहुत सारे को इंटरेस्ट है कि नहीं मुझको ये बनना है, लेकिन उसके पास वो स्किल है ही नहीं, तो उसको स्किल तैयार करवाया जाता है, देखा जाता है, टेस्ट लिया जाता है, प्रिपरेशन करवाया जाता है, फिर पता चलता है वो कर पाएगा तो वो करता है, और नहीं कर पाएगा तो फिर वो दूसरा सिलेक्शन करता है। अच्छा, इमोशंस के माध्यम से कुछ बच्चों का आप देखते होंगे कि पढ़ाते होंगे आप, लेकिन उनका घर का जो परिस्थिति है, घर की जो सिचुएशन है, या फिर कोई बच्चा अपने मेंटल हेल्थ में ही लड़ रहा होता है, उसको आप कैसे समझते हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? सभी के घर का जो इन्वायरमेंट होता है एक जैसा नहीं होता है, लेकिन बात यह है कि पहले समझना पड़ेगा कि उसकी समस्या क्या वो पैसे के माध्यम से कमज़ोर है कि या शरीर से अस्वस्थ है। जो शरीर से अस्वस्थ होता है हम क्या करते हैं, उसे टाइम ड्यूरेशन क्लासेस का ज़्यादा देते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 45 मिनट्स में नहीं समझ पा रहा है तो उसे 2 घंटा समझाया जाता है, उसको डाउट क्लासेस दिया जाता है। और जो पैसे से कमज़ोर है, तो मैं तो बोल रहा हूँ जो पैसे से कमज़ोर, इसीलिए तो मैं इस फील्ड को चुना कि क्योंकि मैंने उस रास्ते को देखा है कि गरीबी क्या होता है, गरीबी क्या है। लेकिन एक बात है, सबको ईश्वर गरीबी नहीं देते हैं, क्योंकि गरीबी उन्हीं को देते हैं जिनका हार्ट बहुत मजबूत होता है, उसको झेल के वो बहुत ऊंचाई को पा सकता है। जितना जो प्रॉब्लम को झेलता है उतना ज़्यादा ही वो ऊपर सफलता को पाता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कोई बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो उसको कैसे टैकल करें? क्या उसको मार पीट कर टैकल करें, या कुछ ऐसा चीज़ डालें उसके अंदर, ऐसा जुनून डालें या ऐसा एम उसको दिखाएं कि वो एक तरफ आगे बढ़ता जाए? देखिए, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बोलूँगा कि आप भी अपने बच्चे को घर पे कभी नहीं मारिएगा, क्योंकि ये मैं फील कैसे करता हूँ। मेरी एक बेटी है, मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे घर लक्ष्मी दिया और ऐसी बेटी दिया। मैं अपना जीवन में अपना बेटी से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि उसको मैं मारने के बारे में सोच नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरे जितने भी छात्र हैं वो मेरे बच्चे के समान हैं, और मैं उनको अगर तकलीफ पहुंचाता हूं तो मैं खुद को तकलीफ पहुंचाता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर इसको मार दीजिए, इसको ऐसे कीजिए, वैसे, वो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन बच्चों को पीटना मैं कहीं से भी समझता हूं ये अच्छा नहीं है। अगर आप पीटते तो सर्कस का शेर या बाघ भी उठ के इधर से उधर चला जाता है। बच्चों के अंदर मानसिक रूप से और प्यार से
प्यार से आप हर कुछ में बदलाव ला सकते हैं। ये जो 3 सेक्टर था, आईसीएससी का, सीबीएसई का, डब्ल्यूबीएसई का, इसमें कोई बच्चे डिफरेंस करने लगते हैं या फिर पेरेंट्स से डिफरेंस करने लगते हैं कि अरे ये आईसीएससी का पढ़ रहा है, ये सीबीएसई का पढ़ रहा है, ये डब्ल्यूबीएसई का पढ़ रहा है। तो इस डिफरेंस को मिटाने के लिए कोई ऐसा चीज़ है जो कि इस डिफरेंस को मिटाया जा सके, या फिर बोल सकते हैं इंटेलिजेंस के रूप में, जैसे आईसीएसई का है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश वे में फोकस करता है, सीबीएसई भी कहीं ना कहीं फोकस करता है, लेकिन डिसिप्लिन वहाँ पे आती है। डब्ल्यूबीएसई का ना डिसिप्लिन देखा जाता है, ना ही इंटेलिजेंस देखा जाता है। तो क्या किया जाए इसको बैलेंस करने के लिए? लेकिन इसमें कभी भी कोई भी बोर्ड ना खराब नहीं होता। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो वेस्ट बंगाल के बोर्ड्स के बच्चे से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। वो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश लिटरेचर्स, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ एक बुक होता है 8 से 10 चैप्टर होता है, बच्चे उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को उनको पता ही नहीं। बहुत सारे बच्चे टेंथ में पढ़ रहे हैं, टेंस पता नहीं। वो 5 में भी टेंस पढ़े, 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, 9 में भी पढ़े, 10 में भी पढ़े, टेंस अभी तक सीखे ना। सबसे बड़ी गलती एक पेरेंट्स की है और एक टीचर की है। और वो पेरेंट्स कैसे जाने कि कौन सा ट्यूशन अच्छा है? आप टीचर से मिलिए और हर साल का रिजल्ट देखिए कि आपके बच्चों के अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं। मार्क्स में परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, बच्चों के संस्कार में परिवर्तन होना चाहिए। बच्चे अपने पिता को पिता समझे, अपनी माता को माता समझे, अपने घर के बड़ों को बड़ा समझे, छोटों से प्यार करें। उसके अंदर सबसे पहले एक संस्कार होना चाहिए माता पिता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो बच्चों के अंदर डेफिनेटली बदलाव आएगा आएगा आएगा। आजकल देखा जाए कि सभी लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी जॉब सेक्टर में जाएंगे तो एक इंटरव्यू होता है और वो भी इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों का हिंदी लैंग्वेज है वो क्या दब के रहना चाहिए, या फिर इंटरव्यू भी हिंदी में होना चाहिए, या फिर कैसा आप इसको देखते हैं? हमारी जन्म की भाषा, हमारी माँ की भाषा, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। लोग अंग्रेजी से क्यों डरते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। दुनिया का सबसे आसान अगर कोई लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश है। हम लोग बोलेंगे बांग्ला में अलग शब्द, पंजाबी में अलग शब्द, हिंदी में अलग शब्द, और अगर इंग्लिश में बोल दिए बॉय, दैट्स क्लियर। तो इंग्लिश बहुत आसान है। मेनली क्या होता है कि हिंदी तो हम लोग की मातृभाषा है, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं जरूरी पड़ती है। ये नहीं करना है कि इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दें। जैसे देखिए, आप एक बात बोले, हम लोग का जैसे हिंदी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और हमारा जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिंदी जो है ना, हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी क्या होता है, नेशनल लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे हमें जोड़ता है, और इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमें जोड़ता है। तो इंग्लिश भी बेहतर चाहिए और हिंदी भी, और इसके साथ साथ सबसे मेन जो चीज़ है भाषा का सम्मान। ये सब चीज़ को हटा के जिससे समाज बढ़े उस पर फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट्स होंगे तो कितने परसेंट लोग लड़के होते हैं और कितने परसेंट लोग लड़कियां होती हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लड़कियों को लोग कम प्रोत्साहन देते हैं। सब सोचते हैं कि अरे लड़की है तो वो क्या करेगी, लास्ट में उनको चूल्हा चौका ही संभालना है, तो उनको पढ़ा के क्या मिलेगा। तो आपको कैसा लगता है कि लड़कियों को बढ़ाना चाहिए और किस लेवल पर बढ़ाना चाहिए? देखिए, जिस देश की वर्तमान समय की राष्ट्रपति हमारी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट का है वो एक महिला है। हमारे देश के फाइनेंस को निर्मला सीतारमण जी देख रही हैं। हम लोग सनातनी हो, हम लोग अपने घर में लक्ष्मी माँ को पूजते हैं करेंसी के लिए, विद्या के लिए सरस्वती माँ को पूजते हैं, और शक्ति के लिए माँ काली, माँ दुर्गा को पूजते हैं। तो मैं तो माता हूँ, महिला, बालिका, स्त्री श्रेष्ठ है। जो स्त्री को नहीं समझा वो मानव नहीं, वो दानव। ये तो शिक्षा की बात आ गई। लड़कियों लोग को स्पोर्ट्स में अगर जाना है या फिर दूसरे सेक्टर्स में जाना है तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि लड़कियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए स्पोर्ट्स में या फिर दूसरे एक्टिविटीज़ में? ना, लड़कियों को तो आज लड़कियां बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं तो मानता हूं कि अब लड़का और लड़की में अगर कोई बात करता है कि इक्वल नहीं है,
तो ये क्वेश्चन अब रहा ही नहीं। ये मतलब आज से मान लीजिए कि हम लोग 20 साल पीछे का इंडिया में जी रहे हैं। अब भारत बदल रहा है, महिला और पुरुष ऑल आर इक्वल हैं और सभी को अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, यहाँ तक खुद के लिए बेहतर से बेहतर, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी बिजनेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिला या पुरुष हो, सभी का योगदान और बैलेंस इक्वल है। तो व्यूवर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि लड़के और लड़कियों की संख्या 50-50% है पूरे वर्ल्ड में। तो आप अगर कहीं ना कहीं लड़कियों को दबा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 50% का हानि कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड को या फिर अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन कीजिए, उसको लड़कों के साथ कदम से कदम चलाइए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अलग सेक्टर हो काम करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लड़कियों को आगे बढ़ाइए और अपने देश को भी आगे बढ़ाइए। तो मैं हूं सुकांत शर्मा और ये एक पॉडकास्ट का अंत हुआ। मैं पॉडकास्ट कर रहा था मोनू सर के साथ और इनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में रहेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट का अंत हो रहा है और आपसे मैं पूछना चाहूँगा या फिर आपके मन में क्या राय चल रही है कि आप पब्लिक को बताएं। आप एकदम चिंता नहीं करें, आपका चिंता मेरा चिंता, आपका बच्चा का समस्या मेरा समस्या। सिर्फ मुझे एक मौका दें कि मैं आपके बच्चों के भविष्य को बनाने में अपना योगदान आपके साथ साथ दे पाऊँ। आपका प्यारा मोनू सर, नमस्ते।